आमतौर पर किसी क्लिनिक या अस्पताल में जब हम मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो चीजें काफी हद तक साफ होती हैं। मतलब एक टूटी हुई हड्डी किसी एक्सरे पर एक सफेद लकीर की तरह दिखी जाती है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ एक सर्टेनिटी होती है। लेकिन जब हम फॉरेंसिक पैथोलॉजी और ऐसी आपराधिक मौतों की दुनिया में आते हैं, तो एक्सरे मशीन वाली जो सटीकता है, वो गायब हो जाती है। यहाँ डायग्नोस्टिक रूप से काफ़ी धुंधले पानी का सामना करना पड़ता है। सही कहा। यहाँ गर्दन पर मौजूद एक मामूली सा खरोंच या नील सबसे बड़ा झूठा साबित हो सकता है। ये एक आत्महत्या का रूप ले सकता है, एक हादसा लग सकता है, या फिर एक सड़ती हुई लाश द्वारा खेला गया कोई प्राकृतिक धोखा भी हो सकता है। एग्जैक्टली। फॉरेंसिक विज्ञान में चीज़ें कभी भी वैसी नहीं होती जैसी वो पहली नज़र में दिखती हैं। हर निशान के पीछे एक कहानी होती है, पर वो कहानी बहुत ही उलझी हुई और जटिल होती है। और इसीलिए इस विस्तृत चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हम सीधे मौत के उन्हीं सूक्ष्म सुरागों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमारा आज का विषय है स्ट्रैंगुलेशन और उसकी फॉरेंसिक पैथोलॉजी। ये एक बहुत ही बेहतरीन विषय है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट किसी शरीर पर मौजूद इन्हीं निशानों का उपयोग करके अलग-अलग प्रकार की दम घुटने वाली मौतों के बीच अंतर करते हैं। जिसे हम अस्फिक्सिया कहते हैं, है ना। हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि ये अंतर आखिर होता कैसे है, क्योंकि आपराधिक मामलों में गर्दन की चोटें घटना के अंतिम क्षणों का पूरा सच बयां कर सकती हैं। असल में फॉरेंसिक पैथोलॉजी में कोई भी निशान केवल एक घाव नहीं होता। वो घटना के क्रम का और उस पर लगाए गए भौतिक बल का एक साइंटिफिक प्रमाण होता है। हर खरोच, त्वचा का हर रंग उस पल का एक मौन गवाह है। वास्तव में है क्या, और ये फांसी यानी हैंगिंग से कैसे अलग है? खैर, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो स्ट्रैंगुलेशन वो स्थिति है जहां बिना शरीर को लटकाए किसी लिगेचर द्वारा गर्दन को कसकर दम घोंटा जाता है। लिगेचर यानी कोई फंदा या रस्सी। मतलब फांसी में शरीर खुद लटकता है, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में कोई और उस फंदे को कस रहा होता है। बिल्कुल सही। यही सबसे बड़ा और मुख्य अंतर है, निलंबन यानी सस्पेंशन का होना या ना होना। फांसी के मामलों में शरीर का अपना वजन ही कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स बन जाता है, जो बल उसे कस रहा है। हाँ। तो ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है वहां पर। हाँ, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में ग्रेविटी की कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ बाहरी बल का प्रयोग होता है। एक हमलावर अपनी पूरी ताकत से उस फंदे को हॉरिजॉन्टल दिशा में खींचता है, और फिजिक्स का ये अंतर शरीर पर बहुत अलग निशान छोड़ता है। मैं इस लिगेचर मार्क को, यानी इस फंदे के निशान को, एक तरह से अपराधी के सिग्नेचर की तरह देखती हूँ। ये निशान चीख चीख कर बताता है कि फोर्स कैसे लगाया गया था। ये काफी अच्छी एनालॉजी है। अगर हम इसको हैंगिंग से कंपेयर करें, तो फांसी में क्योंकि ग्रेविटी शरीर को नीचे खींचती है और फंदा ऊपर की ओर खिसकता है, तो गर्दन पर निशान आमतौर पर तिरछा बनता है, जिसे ऑब्लिक कहते हैं। और शायद ये निशान गर्दन को पूरी तरह से नहीं घेरता, है ना। ये थायराइड कार्टिलेज के ऊपर की तरफ होता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही फांसी के निशान की बनावट भी बहुत खास होती है। फंदा ऊपर खिसकते हुए त्वचा से रगड़ खाता है, जिससे त्वचा की ऊपरी परत छिल जाती है। तो हवा लगने पर वो हिस्सा सूख जाता होगा। हाँ, और इसीलिए फांसी का निशान पीला, सख्त और पार्चमेंट यानी चर्म पत्र जैसा हो जाता है। लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में ये जो सिग्नेचर है, ये बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ निशान सीधा या ट्रांसवर्स होता है। क्योंकि हमलावर फंदे को सीधे खींच रहा है, तो ये निशान गर्दन को पूरी तरह घेर लेता होगा, और ये आमतौर पर थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है। सही का। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि स्ट्रैंगुलेशन में घाव का आधार मुलायम और लाल रंग का होता है। वहां सीधा दबाव होता है, रगड़कर सूखने की प्रक्रिया नहीं होती, जो हैंगिंग में होती है। वैसे अगर हम अंदरूनी चोटों की बात करें, तो वहां भी ये अंतर बहुत साफ दिखता है। फांसी में ग्रेविटी एक समान और स्थिर खिंचाव पैदा करती है, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में हमलावर और पीड़ित के बीच एक वायलेंट स्ट्रगल होता है। हाँ, बिल्कुल। हमलावर फोर्स लगाता है और पीड़ित बचने के लिए फंदे को खींचता है, हाथ पैर मारता है। और उस हिंसांग संघर्ष के कारण ही स्ट्रैंगुलेशन में निशान के किनारों पर खरोंचें होती हैं। फंदा बार बार हिलता है। एग्जैक्टली। जिससे गर्दन की मांसपेशियों में गहरी चोट या ब्रूजिंग बहुत आम और व्यापक होती है। फांसी के मामलों में टिश्यूज का ऐसा भारी नुकसान आमतौर पर नहीं देखा जाता। ये तो काफी दिलचस्प है। अगर बाहर का निशान इतना कुछ बता सकता है, तो असली सच जानने के लिए
त्वचा के नीचे झांकना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऑटोप्सी या शव परीक्षण के निष्कर्षों की ओर बढ़ते हैं। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स इसमें काफी क्रूशियल होती हैं। जब एक्सटर्नल साइंस की बात आती है तो धीमी गति से दम घुटने पर चेहरा अक्सर नीला पड़ जाता है, जिसे सायानोसिस कहते हैं। चेहरा सूजा हुआ और विकृत दिखता है। और आंखें भी बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, जिसे एक्सोफेल्मोस कहा जाता है। हाँ, इसके अलावा जीभ का बाहर निकलना और कई बार दांतों के बीच दब जाना भी एक आम संकेत है। मुंह और नाक से खून मिला हुआ झाग भी आ सकता है। पर इन सबके बीच मेरी समझ से जांचकर्ताओं की नज़र एक बहुत ही विशिष्ट बाहरी सुराग पर होती है, ताज्यू स्पॉट्स पर। हाँ, यस, टार्डियो स्पॉट्स। ये पेटेशियल हेमोरेजेस होते हैं, यानी छोटे-छोटे खून के धब्बे जो सुई की नोक जितने बड़े होते हैं। ये आमतौर पर फंदे के निशान के ठीक ऊपर के हिस्सों में मिलते हैं, जैसे पलकों के अंदर, चेहरे और स्कैल्प पर। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो इनके बनने का मैकेनिक्स है। वो कैसे? मतलब ये सिर्फ खून का रिसना नहीं है, इसके पीछे पूरा एक प्रेशर सिस्टम काम कर रहा है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये शरीर की धमनियों और नसों के बीच के दबाव का एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान है। जब गर्दन पर रस्सी या हाथों से दबाव पड़ता है, तो सबसे पहले जुगुलर नसें बंद होती हैं। क्योंकि वो सतह के करीब होती हैं और उनका प्रेशर कम होता है ना? उनका काम तो सिर से खून को वापस दिल तक लाना है। एग्जैक्टली। लेकिन कैरोटिड धमनियां जो दिल से सिर तक खून ले जाती हैं, वो गहराई में होती हैं और ज्यादा दबाव पर काम करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि खून सिर के अंदर जा तो रहा है, लेकिन वापस नहीं आ पा रहा है। एकदम सटीक। धमनियां कुछ समय तक सिर में खून पंप करती रहती हैं, जबकि वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। इससे सिर के ऊपरी हिस्से और चेहरे में वीनस प्रेशर भयानक रूप से बढ़ जाता है। और इस भारी दबाव के कारण छोटी कमजोर रक्तवाहिकाएं यानी कैपिलरीज वो फट जाती हैं, और उन्हीं के फटने से ये तार्ग्यो स्पॉट्स बनते हैं। ये इस बात का बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि पीड़ित का दम एक झटके में नहीं, बल्कि कुछ समय के संघर्ष के साथ घोटा गया है। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। और अगर हम थोड़ा इंटरनल साइंस की बात करें, तो त्वचा और निशान के नीचे की मांसपेशियों में भारी रक्तस्राव होता है। थायराइड ग्रंथि कुचली जा सकती है। इसमें कैरोटिड धमनियों के बारे में एक बहुत ही अजीब बात देखी जाती है। फांसी के मामलों में, खासकर जहां लंबा ड्रॉप होता है, कैरोटिड आर्टरीज की अंदरूनी परत फट जाती है। जैसे इंटिमा कहते हैं, है ना? वो नीचे की ओर पड़ने वाले अचानक खिंचाव के कारण फटती होगी। हाँ, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में ये इंटिमा आमतौर पर पूरी तरह सुरक्षित रहती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन में बल हॉरिजॉन्टल होता है। अच्छा, तो धमनियां दबती जरूर हैं, लेकिन उन पर वो सीधा वर्टिकल खिंचाव नहीं पड़ता जो फांसी में होता है। ये एक बहुत ही बारीक सुराग है। बिल्कुल, यही बारीक सुराग ऑटोप्सी टेबल पर हत्या और आत्महत्या के बीच का फर्क तय कर सकता है। लेकिन ये सब तो तब है जब कोई असली फंदा मौजूद हो। पर क्या हो जब शरीर खुद ही अपने खिलाफ गवाही देने लगे? मैं स्यूडो स्ट्रैंगुलेशन यानी छद्म स्ट्रैंगुलेशन की बात कर रही हूँ। ओह, ये जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़े धोखों में से एक है। कल्पना कीजिए कि एक जांचकर्ता एक बंद कमरे में जाता है। वहां एक शव है जो कुछ दिनों से पड़ा है और सड़ना शुरू हो चुका है। उसकी गर्दन पर एक बहुत गहरी नाली बनी हुई है जो बिल्कुल किसी रस्सी के निशान जैसी दिखती है। ये इल्यूजन डिकम्पोजिशन की वजह से होता है। जब शव सड़ना शुरू होता है तो बैक्टीरिया गैस बनाते हैं। इस गैस के कारण टिश्यूज और त्वचा सूजने लगते हैं। तो अगर उस व्यक्ति ने कोई टाइट कॉलर वाली शर्ट या टाई पहनी हुई है, तो जब शरीर सूझेगा, कॉलर अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन उसके आसपास का हिस्सा फूल जाएगा। एग्जैक्टली। और इसके कारण गर्दन पर वो गहरी नाली बन जाएगी जो किसी लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन का निशान लगेगी। इसके अलावा भी इसके कुछ रूप हैं। जैसे नवजात शिशुओं और बहुत मोटे लोगों में, जिनकी गर्दन पर त्वचा की कई प्राकृतिक सिलवटें होती हैं, वहां भी तो ऐसा ही भ्रम पैदा हो सकता है। हाँ, फोल्ड्स ऑफ स्किन की वजह से वहां नेचुरल मार्क्स बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि सतह का ये धोखा पकड़ा कैसे जाए? इसका एकमात्र तरीका है सतह से नीचे जाना। बाहरी निशान कभी भी फाइनल निष्कर्ष नहीं हो सकते। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को उस संदिग्ध निशान के नीचे गहराई तक डाइसेक्शन करना होता है। यानी काट कर देखना पड़ता है। हाँ, अगर ये सच में हत्या है तो उस निशान के नीचे रक्तस्राव होगा, टिश्यू रिएक्शन होगा, मांसपेशियां फटी होंगी, क्योंकि वहां जीवित रहते हुए बल लगाया गया था। लेकिन अगर ये सिर्फ सड़ने या त्वचा की सिलवटों के कारण है,
तो अंदर सब कुछ नॉर्मल और बिना किसी चोट के मिलेगा। यानी असली कहानी हमेशा भीतर ही लिखी होती है। बिल्कुल। खैर, अब तक हम रस्सियों, फंदों और कॉलर की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होता है जब हत्यारा किसी बाहरी वस्तु का इस्तेमाल ही ना करे, जब मानव हाथ ही सीधे तौर पर हथियार बन जाए, जिसे थ्रॉटलिंग या मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन कहा जाता है। थ्रॉटलिंग हत्या का शायद सबसे पर्सनल, सबसे क्रूर और हिंसक रूप है। इसमें हवा की नली दबने के साथ साथ मुख्य रूप से कैरोटिड धमनियों के बंद होने से मौत होती है। क्योंकि इसमें सीधे हाथों का इस्तेमाल होता है, इसलिए बल बहुत ही असमान और हिंसक होता होगा, और ये अपने पीछे बहुत विशिष्ट बाहरी और इंटरनल चोटें छोड़ता है। सही कहा। थ्रॉटलिंग के निशान एक तरह से हमलावर के क्रूअल फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं, जो पीड़ित की गर्दन पर हमेशा के लिए छप जाते हैं। फिंगर टिप्स के दबाव के कारण गर्दन पर करीब 1.5 से 2 सेंटीमीटर के अंडाकार या गोल खरोच और नील बन जाते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन निशानों का पैटर्न पूरी घटना को रिक्रिएट कर सकता है। ये सचमुच एक नक्शे की तरह काम करता है। अगर हमलावर ने सामने से आकर अपने दाएं हाथ से गला दबाया है, तो पीड़ित की गर्दन के दाहिनी तरफ हमलावर के अंगूठे का एक बड़ा निशान मिलेगा, और बाईं तरफ बाकी उंगलियों के कई निशान मिलेंगे जो तिरछे नीचे की ओर जाते हैं। बिल्कुल। और अगर पीछे से हमला किया गया है, तो उंगलियों के निशान गर्दन के सामने की तरफ ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, जबकि अंगूठा पीछे की तरफ होगा। और अगर दोनों हाथों का उपयोग किया गया है, तो दोनों तरफ अंगूठे और उंगलियों के निशान मिलेंगे। और जाहिर है, इस पूरी प्रक्रिया में पीड़ित चुपचाप तो नहीं बैठा रहेगा। बिल्कुल नहीं। वहां एक भयानक संघर्ष होता है। पीड़ित हमलावर के हाथों को हटाने की कोशिश करता है, जिससे अक्सर गर्दन पर अर्धचंद्राकार यानी क्रेसेंट नाखूनों के खरोंच बन जाते हैं। ये नाखून पीड़ित के भी हो सकते हैं और हमलावर के भी, है ना? हाँ, दोनों के हो सकते हैं। और आंतरिक रूप से थ्रॉटलिंग एक बहुत ही पुख्ता सबूत छोड़ जाती है। क्रिकॉइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर। क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये फ्रैक्चर थ्रॉटलिंग में लगभग विशेष रूप से पाया जाता है। हाँ, क्योंकि क्रिकॉइड कार्टिलेज श्वासनाली के ठीक ऊपर एक अंगूठी के आकार की उपस्थिति है। जब कोई हाथों से गला दबाता है, तो उंगलियों और अंगूठे का भारी दबाव सीधे इसी हिस्से पर पड़ता है। क्योंकि उंगलियों का एरिया छोटा होता है, सारा बल एक ही जगह फोकस हो जाता है। एग्जैक्टली। इसके अलावा थ्रॉटलिंग में मांसपेशियों में बहुत भारी टूट-फूट होती है। एक हमलावर को ये नहीं पता होता कि मौत के लिए कितने बल की आवश्यकता है, इसलिए वो आमतौर पर एक्सेसिव फोर्स का प्रयोग करता है, जिससे गर्दन की अंदरूनी संरचनाएं बुरी तरह कुचल जाती हैं। वैसे इसी श्रेणी में एक और तरीका है पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन, जो हाथों का ही उपयोग करता है, लेकिन इसका फिजिक्स थोड़ा अलग है। हाँ, इसमें उंगलियों का उपयोग नहीं होता। एक हाथ की हथेली यानी पाम को हॉरिजॉन्टल रूप से पीड़ित के मुंह नाक पर रखा जाता है। फिर दूसरे हाथ की हथेली को पहले हाथ के ऊपर राइट एंगल पर रखा जाता है और भारी दबाव डाला जाता है। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इस तरीके में सबसे खतरनाक हिस्सा ऊपरी हथेली का निचला हिस्सा यानी हील ऑफ द पाम होती है। जब दबाव डाला जाता है, तो ये हील गर्दन के सामने के हिस्से सीधे श्वासनली और थायराइड पर जोर से धंसती है। तो ये मुंह दबाने, जिसे स्मदरिंग कहते हैं, और गला घोटने, दोनों का एक भयानक मिश्रण है। इससे चेहरे पर भारी कंजेशन होता है। बिल्कुल। और ये अक्सर तब देखा जाता है जब पीड़ित बहुत अधिक नशे में हो, यानी इंटॉक्सिकेटेड हो, और विरोध करने की स्थिति में ना हो। ये सब तो हाथों की बात हुई, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो हथियारों और शारीरिक बल का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण है, जैसे गरोटिंग, मगिंग और बंसतोला। गरोटिंग आमतौर पर लुटेरों द्वारा सुनसान जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पीड़ित पर पीछे से अचानक हमला होता है। गर्दन पर एक फंदा डाला जाता है और फिर एक लीवर या छड़ी फंसाकर उसे मरोड़ कर कसा जाता है। ये लीवर ही इसे इतना घातक बनाता है। फिजिक्स के नजरिए से देखें तो गरोटिंग में लीवर का उपयोग कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है। ये सिर्फ फंदे को खींचना नहीं है, ये एक मैकेनिकल पावर का उपयोग करना है। इस भारी दबाव के कारण गर्दन की अंदरूनी चीजें लगभग तुरंत कुचल जाती हैं, जिससे पीड़ित अचानक बेहोश हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। और फिर आता है मगिंग, जो कि पीछे से किया गया हमला है। इसमें हमलावर अपने कोहनी के मोड़ यानी बेंड ऑफ द एल्बो में पीड़ित की गर्दन को जकड़ लेता है, जिसे हम चोक होल्ड भी कहते हैं। लेकिन मेरे समझ से यहाँ एक बहुत बड़ी फोरेंसिक चुनौती है। कोहनी एक चौड़ी और मुलायम सतह है, इसमें रस्सी की तरह कोई तीखा किनारा नहीं होता। सही पकड़ा आपने। तो मगिंग जैसे मामलों में बाहरी निशान बहुत कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे।
क्या ये इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नाइटमेयर नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। मगिंग में आपको लिगेचर मार्क या नाखूनों के खरोच नहीं मिलते। ज्यादा से ज्यादा जबड़े के किनारे के साथ थोड़ा सा एब्रेजन मिल सकता है, जहां हमलावर की बार रगड़ खाती है। तो ऐसी स्थिति में डाइसेक्शन का महत्व फिर से साबित होता होगा? बिल्कुल। जब कोहनी से इतना भारी दबाव डाला जाता है तो बाहर भले ही कुछ ना दिखे, लेकिन लैरिंग्स के पीछे और गर्दन की गहरी स्ट्रैप मसल्स में व्यापक और गहरी ब्रूजिंग पाई जाती है। मांसपेशियां लगभग पीस दी जाती हैं। ये भीतरी रक्तस्राव ही मगिंग का पुख्ता सबूत बनता है। हाँ, इसके अलावा एक और बहुत ही अनोखा और क्रूर तरीका है बांसदोला। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें बांस या स्टिक्स का उपयोग होता है। अगर एक लाठी को गर्दन के सामने रखकर दोनों सिरों से दबाया जाए या फिर दो लाठियों का उपयोग करके उन्हें कैंची की तरह फंसाकर दबाया जाए तो ये श्वास नली पर एक अलग ही प्रभाव डालता है। रस्सी या हाथों के लचीलेपन के विपरीत लाठी एक रिजिड वस्तु है। जब एक सख्त लाठी को गर्दन पर दबाया जाता है तो सारा बल एक सीधी रेखा में फोकस हो जाता है। बांसोला में श्वास नली पर सीधा और भारी दबाव पड़ता है और ये लाठी की चौड़ाई के बराबर एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा कंट्यूजन यानी नील छोड़ता है। सही कहा। घुटन बहुत तेजी से होती है क्योंकि हवा की नाली पूरी तरह चपटी हो जाती है। इन सब चीजों को सुनते हुए एक बात तो साफ है कि बाहरी निशान धोखा दे सकते हैं, चाहे वो मगिंग हो जहां कोई निशान नहीं होता, यहाँ सूडो स्ट्रैंगुलेशन जहां झूठा निशान बन जाता है। तो ऐसे में जब बाहरी सुराग खामोश हो जाते हैं तो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट उस एक सबूत की ओर मुड़ते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलता। ये गर्दन का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी कहानी स्पष्ट कर देता है, यानी हायोइड बोन। मैं इस हड्डी को फोरेंसिक विज्ञान का ब्लैक बॉक्स मानती हूँ। ये सच में एक बेहतरीन तुलना है। जैसे हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स दुर्घटना के अंतिम क्षणों का सटीक डेटा सुरक्षित रखता है, वैसे ही हायोइड हड्डी घटना के अंतिम क्षणों का भौतिक सच बताती है। ये जीभ के आधार पर स्थित यू आकार की एक छोटी सी हड्डी होती है जी, है ना, जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती बल्कि मांसपेशियों के सहारे लटकी होती है। एग्जैक्टली। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में इस हड्डी के टूटने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि उम्र के साथ ये कैल्सिफाइड यानी सख्त हो जाती है। युवाओं में ये लचीली होती है और मुड़ सकती है। तो इसका टूटना ही तय करता है कि बल किस दिशा से लगाया गया था। फांसी और स्ट्रैंगुलेशन के बीच का सबसे बड़ा अंतर इसी हड्डी के टूटने के एंगल में छिपा है। बिल्कुल। फांसी के मामलों में क्योंकि फंदा ऊपर और पीछे की ओर खिंचता है, हायोइड बोन पर खिंचाव बाहर की तरफ पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप हड्डी के बड़े सींग, जिन्हें ग्रेटर हॉर्न्स कहते हैं, बाहर की ओर फैलकर टूटते हैं, जिसे आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेकिन स्ट्रैंगुलेशन और विशेष रूप से मैनुअल थ्रॉटलिंग में दबाव का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। हाँ, क्योंकि वहां दबाव बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। हमलावर का हाथ या फंदा हड्डी को बाहर से अंदर की ओर दबाता है। इसलिए हायोइड बोन अंदर की तरफ यानी इनवर्ट कंप्रेशन के साथ दबकर टूटती है। थ्रॉटलिंग के मामलों में हायोइड का इस तरह अंदर की ओर टूटना बहुत ही आम और लगभग निश्चित प्रमाण है कि पीड़ित का गला हाथों से घोंटा गया था। एक छोटी सी हड्डी के मुड़ने की दिशा पूरी आपराधिक जांच का रुख मोड़ सकती है। विज्ञान का यही तो कमाल है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला लेकिन अद्भुत विज्ञान है। इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव शरीर अपने साथ हुई हर ज्यादती का रिकॉर्ड अपने टिश्यूज में दर्ज कर लेता है। बिल्कुल। टार्दियो स्पॉट्स के बनने के दबाव से लेकर हायोइड हड्डी के टूटने की दिशा तक सब कुछ विज्ञान की भाषा में सच बोलता है। अपराध कितना भी शातिराना क्यों ना हो, एक कुशल फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट उस मौन गवाही को पढ़ ही लेता है। क्योंकि विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। शरीर के वो अंतिम क्षण मांसपेशियों में हमेशा के लिए जम जाते हैं। ये पूरी तरह जांचकर्ता की क्षमता और सूक्ष्म दृष्टि पर निर्भर करता है कि वो सतह के नीचे छिपे उस गहरे सच को कैसे सुलझाता है। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज ये स्पष्ट हो गया कि मौत से पहले लगी चोटें शरीर पर कैसे निशान छोड़ती हैं, कैसे जीवित टिश्यू रिएक्ट करते हैं। हाँ, एंटीमॉर्टम चोटों का विज्ञान यही है। लेकिन किसी के लिए भी ये सोचना हैरान करने वाला होगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य कारण से पहले ही मर चुका हो और हत्यारा उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी पर लटका दे, तो क्या उस मृत शरीर में भी वो टार्डियो स्पॉट्स और रक्तस्राव बन सकते हैं? खून का दबाव तो खत्म हो चुका होता है ना।
यानी पोस्टमार्टम की चोटों के बीच की इस धुंधली रेखा को कैसे पार करता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। ज्ञान की इस विस्तृत यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।